हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो यूपी टेट और सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेस चल रही थी और जिसके अंतर्गत हम आपको एससीईआरटी की क्लासेस पढ़ा रहे थे। एससीईआरटी क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि जैसे सीटेट में एनसीईआरटी का बोलबाला रहता है, वैसे ही जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट होता है उसका जो लगभग सिलेबस होता है वो एससीईआरटी से कवर हो जाता है। 10-5% और एक्स्ट्रा होता है, लेकिन लगभग सिलेबस आपका मान लीजिए 85 टू 90% या सीआरटी से ही कवर हो जाता है। सीआरटी की मैथ्स पढ़िए, सीआरटी की सारी चीज़ें पढ़िए, आपका सिलेबस यूपी टेट और सुपर टेट का कवर हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हम आपको क्लास 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसे प्रथम भी कहा जाता है, उस क्लास इस बुक को हम पढ़ा रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए थे? हमने चैप्टर 5 को कवर कर लिया था। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 को कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है महाजनपद की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? महाजनपद की ओर। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें कि हमारे चैप्टर में, ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 पे देख लेते हैं। चैप्टर 6 है महाजनपद की ओर। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। आपका जनपद, जिसे जिला भी कहते हैं, कई तहसीलों से मिलकर बना होगा। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बनता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने थे और उस समय महाजनपदों की गिनती कितनी थी? 16 थी। ध्यान रखिएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। अंगुत्तर निकाय में भी यह बात बताया गया है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, जिसमें से यूपी में कितनी आते थे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो यूपी में 8 आते थे। सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। बिहार का जो क्षेत्र में आज पटना वाला क्षेत्र है, सबसे शक्तिशाली मगध में हो जाएगा। यूपी में 8 आते थे। जन से जनपद देख लेते हैं। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। आप जानते हैं, इनके मुखिया को जनपति कहा जाता था। प्रत्येक जन का एक राजा होता था जिसे जनपति कहते थे। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माने जाने लगा। जैसे जैसे उसका प्रभाव पड़ा, शक्तियाँ बढ़ी, क्षेत्र बढ़ा, वैसे वैसे जन का राजा जनपद का राजा हो गया। जनपद का अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। तो जन जहाँ बसेंगे उसी को जनपद कहा गया। अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता था अथवा बस जाता था, उसे ही जनपद कहा गया। महाजनपद देखते हैं। तो जनपदों का विस्तार हुआ तो उसे ही महाजनपद कहा गया। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। अपना क्षेत्र विकसित किया, अपने आप को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधन जैसे कि हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। तो जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन थे, हाथी, लोहा, लकड़ियाँ आदि, सबका यूज किया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया। और इस प्रकार जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर और अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद कहलाए। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वही बात जो मैं आपको बता दिया पहले से ही, अंगुत्तर महानिकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 14 में क्या था? राजतंत्र था। 14 में राजतंत्र था, लेकिन 2 जो राज्य थे उसमें क्या था? गणतंत्र था। 2 राज्यों में गणतंत्र था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 राज्यों में गणतंत्र था, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस है, वज्जी। एक बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नोट कर लीजिएगा नाम, वज्जी। ठीक है, वज्जी बहुत ज़्यादा फेमस होगा। ये गणतंत्र शासन था, मतलब कई राजा थे और सब सामूहिक रूप से निर्णय करते थे। इसमें सभा और समितियां भी होती थी। अब देख लेते हैं महाजनपद और वर्तमान स्थिति। अंग महाजनपद जो था, इसकी वर्तमान स्थिति मुंगेर और भागलपुर जिला जो है वो थी। मगध क्षेत्र सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पटना वाला क्षेत्र हो जाएगा। काशी महाजनपद, वाराणसी वाला क्षेत्र। कौशल महाजनपद, मतलब कौशल में ही रामायण की कहानी के जो भगवान श्री राम है, रामायण महाकाव्य के कौशल नरेश, भगवान श्री राम, अयोध्या, गोंडा और बहराइच वाला क्षेत्र। वत्स में प्रयागराज और मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र वत्स था। चेदी आज आधुनिक बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। कुरु आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का भाग है। ठीक है। पांचाल देख लेते हैं। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले जिले का क्षेत्र। शूरसेन मथुरा हो जाएगा। मत्स्य अलवर, भरतपुर, जयपुर हो जाएगा। अवंती आधुनिक मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अवंती क्या हो जाएगा? आधुनिक मालवा वाला क्षेत्र।
अश्मक, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, अश्मक वाला क्षेत्र आज का हो जाएगा। गांधार कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र पड़ेगा। और कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये महाजनपद है, उनकी वर्तमान स्थिति बताई गई है। अब गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है, मतलब गण का शासन। गण मतलब लोगों का, तो ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर एक गण अथवा संघ द्वारा होता है। संघ मतलब कई राजा का संघ हो सकता है, कई व्यक्तियों का संघ हो जाएगा, कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संघ हो सकता है। संघ मतलब क्या होता है, एक समूह ना, समूह किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो गणतंत्र में क्या होता था, एक गण का शासन होता था या संघ का शासन होता था। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्र की राजधानी के रूप में वैशाली की विशिष्ट राजधानी का महत्व था। यह संपूर्ण वज्र परिसंघ का मुख्यालय था। तो वज्र जो गणतंत्र शासन में एक उदाहरण था, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में मगध, कोशल, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर पूछा जाएगा तो मगध हो जाएगा। कोशल, वत्स और अवंती भी शक्तिशाली थे। और वज्र संघ की एक अलग पहचान थी, गणतंत्रात्मक शासन था। महाजनपद कलाएँ कहलाए, इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। वही बात, मगध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मगध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन बदलाव देखते हैं। महाजनपद काल में राजा की शक्तियाँ बढ़ी। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। तो अब राजा का काम क्या होने लगा, जब राजा की शक्तियाँ बढ़ी तो दुश्मन आज भी बढ़ेंगे ना, तो दुश्मनों से प्रजा की रक्षा करना इनका मुख्य कर्तव्य हो गया। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कल्याण करना राज्य का, न्याय देना राज्य का, ये सब काम किसका हो गया, राजा को हो गया। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त होने लगे थे। तो काम बढ़ा तो उनकी सहायता के लिए कई पद की आवश्यकता हुई, तो कई पदाधिकारी भी नियुक्त हुए। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत भी आते थे। ठीक है, शिल्पकारी और व्यापारियों ने व्यापार में विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए थे। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता था, वह था शहरों का विकास। अब शहरों का भी विकास होने लगे था। इन शहरों में क्या था कि प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास ही हुआ। तो इन शहरों का विकास कहाँ हुआ, जहाँ जहाँ शिल्प केंद्र थे वहाँ हुआ, जहाँ जहाँ राजधानियाँ थी उनके आसपास भी शहरों का विकास ज़्यादा हुआ, और जो व्यापारिक केंद्र थे वहाँ भी शहरों का विकास ज़्यादा हुआ। आज भी आप देखेंगे जितने भी पुराने शहर होंगे, या तो किसी महाजनपद या किसी विशेष कालखंड में किसी विशेष जो राज्य के राजा थे उनके समय के राजधानियों के पास ही होंगी, राजधानियाँ होंगी, या उनके आसपास के क्षेत्र, या कोई विशेष जो पोर्ट शहर होंगे, जो पत्तन नगर होंगे, व्यापारिक केंद्र के जो व्यापारिक केंद्र होंगे वहाँ होंगे ना। आप आज भी देखते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण था। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का भाव था। एक राज्य दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष भी होता रहता था। जैसे दूसरे राज्य से मित्रता करना, साधी से रिश्ते बनाना, फिर सीधे आक्रमण कर देना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते थे और टूटते थे। इसमें से मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता था तो इस राज्य को हम साम्राज्य कहते थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का उदय हुआ। इसको उदय कर लिए हर्यक, शिशुनाग और नंद। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें क्या हो जाएगा, हर्यक वंश आ जाएगा, फिर शिशुनाग वंश आ जाएगा, फिर नंद वंश आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये आ जाएंगे। नंद वंश का अंतिम शासक अब दिया गया था कौन, नंद इसमें दिया गया है, थोड़ा सा ये गलत हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिए। हर्यक वंश पहला, मगध साम्राज्य का पहला पूछा जाएगा तो हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, पहला साम्राज्य पूछा जाएगा तो हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश हो जाएगा। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे। ध्यान रखिएगा कौन थे, घनानंद थे। और इनके समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर का भारत में आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई थी। उनके पास विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण था मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका था। आगे देखते हैं, सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में
मैसिडोनिया नाम का एक राज था। तो सिकंदर मैसिडोनिया राज्य से ही आया था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसी यानी हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी होंगी। तो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ाया गया, इतना ध्यान रखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा बस, ठीक है। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध का राज्य घनानंद राजा की विशेष सेना के बारे में सुना तो वह डर गई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और इसलिए सिकंदर को वापस मैसिडोनिया लौटना पड़ा था। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर पुरु राजा को हराते हुए आ गया था सिंधु नदी के किनारे, लेकिन जब राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में उसने सुना तब उसकी सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया और इसे वापस लौटना पड़ा मैसिडोनिया राज्य में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। तो विवरण मिलता है बहुत सारा, इसलिए हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं, एग्जैक्ट समय बता सकते हैं। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावी के लिए खोल दिए और प्रभाव के लिए खोल दिए। मतलब कि सिकंदर के आक्रमण से क्या हुआ कि यूनानी संपर्क भारत से होने लगा। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भी यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मगध साम्राज्य के बारे में अब दिया गया है वंश। हर्यक वंश मैंने बताया पहला वंश हो जाएगा, 544 में शुरू हुआ था, 412 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग वंश फिर आया 412 से 344, फिर नंद वंश आया, ठीक है, फिर नंद वंश आया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही ये क्लास 6 की SCRT ख़त्म होगी उसको आपकी PDF आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर, धन्यवाद।